नमस्कार। आज हम संविधान सभा की एक बहुत ही अहम और दिलचस्प बहस की गहराई में उतर रहे हैं। तारीख थी 2 दिसंबर 1948 और मसला था मसौदा संविधान का अनुच्छेद 13। ये सीधा मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ था जी। लेकिन ये बहस सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक ही नहीं रुकी। इसका एक बड़ा हिस्सा, बल्कि कहें कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा इस सवाल पर था कि भाई कैसे ये जो यूनिवर्सल अधिकार हैं और जो भारत के आदिवासी समुदाय हैं, उनके ख़ास हित, उनकी पहचान, उनकी ज़रूरतें, इनके बीच एक तालमेल कैसे बैठेगा। जी। और यहाँ कुछ ऐसी चिंताएं और सवाल उठें जो सच कहूँ तो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी बहस के केंद्र में दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। एक तरफ थे श्री जयपाल सिंह मुंडा। वो आदिवासी मसलों के बहुत ही मुखर और जानकार प्रतिनिधि माने जाते थे। वो अपने समुदाय की चिंताओं को पूरी ताकत से रख रहे थे। और दूसरी तरफ थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वो जाहिर है संवैधानिक बारीकियों और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए जवाब दे रहे थे। तो चलिए इसी संवाद में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि आदिवासी पहचान, उनके अधिकारों का दायरा क्या हो, उनकी सांस्कृतिक प्रथाएं, इनको लेकर क्या तीखे सवाल उस दिन उठे और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने उन पर क्या जवाब दिए, क्या स्पष्टीकरण दिए। समझने वाली बात यह है कि कैसे उस समय के हमारे नेता इतने पेचीदा, मतलब मल्टी लेयर्ड मुद्दों से जूझ रहे थे। जी। तो शुरुआत ही एक बड़े बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से हुई। जयपाल सिंह मुंडा ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि भाई मसौदा संविधान में आदिवासी शब्द क्यों नहीं है, इसकी जगह अनुसूचित यानी शेड्यूल्ड शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। उनका कहना था कि ये जो बदलाव है, यह आदिवासी मामलों पर जो सब कमिटीज बनी थी उनमें ठीक से डिस्कस ही नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं ऊपर से थोपा हुआ सा लग रहा था। ये सिर्फ शब्द का हेरफेर नहीं था, ये सीधा पहचान से जुड़ा मामला था। हाँ, ये बिल्कुल पहचान की राजनीति और कानूनी परिभाषा का एक, आप कह सकते हैं, क्लासिक केस था। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका जवाब देते हुए साफ किया कि देखिए, अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द चुनने के पीछे एक ठोस कानूनी वजह थी। इस शब्द का एक निश्चित, एक डिफाइंड मतलब था। क्यों? क्योंकि इसके तहत सरकार द्वारा जनजातियों की एक फॉर्मल लिस्ट बनाई जानी थी, या जो मौजूदा लिस्ट थी उन्हें अपनाना था। अच्छा। इसके उलट आदिवासी शब्द, हम मानते हैं कि ये बहुत इस्तेमाल होता था और शायद इमोशनली ज्यादा कनेक्ट करता था, लेकिन उस वक्त इसका कोई स्पष्ट कानूनी आधार या परिभाषा मौजूद नहीं थी। उन्होंने इसे समझाने के लिए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का भी हवाला दिया कि उस कानून में भी, जिन्हें तब अछूत कहा जाता था, उनके लिए कानूनी प्रावधान बनाने के लिए ये जरूरी समझा गया कि उन जातियों को लिस्ट किया जाए, शेड्यूल किया जाए। तो इसी तरह अनुसूचित जनजाति शब्द अदालतों को, प्रशासकों को और यहाँ तक कि खुद उन समुदायों को भी एक क्लैरिटी देता कि भाई कौन से समूह हैं जिन पे ये संवैधानिक संरक्षण और विशेष अधिकार लागू होंगे। ये बेसिकली अस्पष्टता से और आगे चलकर जो विवाद हो सकते थे उनसे बचने का एक तरीका था। लेकिन क्या ये तर्क उस वक्त आसानी से मान लिया गया? मतलब सिर्फ कानूनी स्पष्टता के लिए आदिवासी जैसा शब्द, जिसके इतने गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मायने हैं, उसको किनारे करना, क्या इस पर सभा में या समितियों में और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई? देखिए, एक तनाव तो था ही, आप सही कह रहे हैं। एक तरफ कानूनी जरूरतें थी, एडमिनिस्ट्रेटिव आसानी थी, दूसरी तरफ सांस्कृतिक पहचान थी, भावनाएं थीं। डॉक्टर अंबेडकर का जोर साफ तौर पर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पर था। उनका मानना था कि भावनाओं से ज्यादा जरूरी ये पक्का करना है कि जो अधिकार दिए जा रहे हैं वो लागू हो सकें, लीगली टिक सकें। हालांकि उन्होंने ये भी माना, ये जरूर माना, कि सूची बनाने में गलतियां हो सकती हैं। ये बिल्कुल मुमकिन था कि कोई योग्य आदिवासी समुदाय लिस्ट से बाहर रह जाए या कोई ऐसा समूह शामिल हो जाए जिस पर शायद सवाल उठे। अच्छा, तो उन्होंने माना कि लिस्ट परफेक्ट नहीं हो सकती, तो फिर इन गलतियों को, इन एरर्स को सुधारने का क्या तरीका बताया गया? उन्होंने इस प्रैक्टिकल मुश्किल को माना और बताया कि संविधान में ही इसका समाधान भी सुझाया गया है। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में राज्यपाल से सलाह के बाद जनजातियों या जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में नोटिफाई करने का अधिकार दिया गया और साथ ही संसद कानून बनाकर इस लिस्ट में किसी भी जनजाति को शामिल कर सकती थी या बाहर कर सकती थी। एक संशोधन का प्रावधान भी रखा गया था
जिसके तहत जो लोकल सरकार है, मतलब राज्य सरकार, वो नोटिफिकेशन के जरिए किसी छूटी हुई जनजाति को शेड्यूल में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती थी। तो एक लचीलापन, एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई थी ताकि वक्त के साथ और जमीनी जानकारी के आधार पर लिस्ट को ठीक किया जा सके। चलिए परिभाषा वाले सवाल से आगे बढ़ते हैं। जयपाल सिंह मुंडा की एक और बहुत बड़ी चिंता थी। ये चिंता थी उन सलाहकार परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के दायरे को लेकर जिन्हें आदिवासी हितों की रक्षा के लिए बनाने का प्रस्ताव था। जी, ये वो बॉडीज थीं जिन्हें शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के प्रशासन और वहां के लोगों के वेलफेयर के लिए सलाह देनी थी। मुंडा का सवाल था, क्या ये परिषदें सिर्फ अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरियाज में ही काम करेंगी? अगर हाँ, तो उन करोड़ों आदिवासियों का क्या होगा जो इन घोषित इलाकों से बाहर रहते हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं? उन्होंने खास तौर पर पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, जहां उस समय करीब 16 लाख आदिवासी थे, लेकिन कोई शेड्यूल्ड एरिया प्रस्तावित नहीं था। ये एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल था। और ये सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल का ही नहीं था, जैसा आपने कहा, ये बहुत प्रासंगिक था। रियासतों के विलय के बाद खासकर ओडिशा और मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंसेस जैसे राज्यों में आदिवासी आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे इलाकों में आ गया था जो पारंपरिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर स्थिति साफ करने की कोशिश की। उन्होंने समझाया कि मसौदा संविधान 2 तरह के विशेष क्षेत्रों की बात करता है। एक है अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरियाज, जो असम को छोड़कर बाकी प्रांतों में थे, और दूसरे हैं जनजाति क्षेत्र, ट्राइबल एरियाज, जो सिर्फ और सिर्फ असम के लिए थे। अच्छा, ये 2 अलग श्रेणियां थी। जी, लेकिन वापस मुंडा जी के मूल सवाल पर आते हैं। उन आदिवासियों का क्या जो इन अनुसूचित या जनजाति क्षेत्रों से बाहर रहते हैं? मान लीजिए कोई आदिवासी परिवार है, काम की तलाश में या किसी और वजह से दिल्ली चला जाता है या मुंबई चला जाता है, तो क्या उसे वो विशेष सुरक्षा या अधिकार मिलेंगे जो उसे अपने घर, अपने क्षेत्र में मिलते? डॉक्टर अंबेडकर का जवाब इस मामले में काफी साफ था और शायद कुछ लोगों के लिए निराशाजनक भी रहा हो। उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा मसौदे के अनुसार ये जो विशेष प्रावधान है, चाहे वो सलाहकार परिषदों से जुड़े हों या जमीन के अधिकार से या खास कानूनों के लागू होने या न होने से, ये भौगोलिक क्षेत्रों से बंधे हुए हैं। अगर अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य इन परिभाषित क्षेत्रों से बाहर जाकर सामान्य इलाकों में रहता है, तो उसे वो विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे जो उसे उन क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं। उन्होंने ये भी माना कि इन प्रावधानों को भौगोलिक सीमाओं के बाहर लागू करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी। ये उस संवैधानिक व्यवस्था की एक सीमा थी जिसे उन्होंने पहचाना। अब एक और मुद्दे पे आते हैं जो सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स और जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनके टकराव से जुड़ा था। जयपाल सिंह मुंडा ने अनुच्छेद 13(1) पर चिंता जताई। ये वो क्लॉज है जो नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने यानी असेंबल पीसबली एंड विदाउट आर्म्स का अधिकार देता है। जी, मुंडा का तर्क था कि इस प्रावधान का, खासकर जब इसे आर्म्स एक्ट के साथ पढ़ा जाए, तो आदिवासियों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए, जैसा हम जानते हैं, धनुष बाण, भाला, कुल्हाड़ी या यहाँ तक कि लाठी भी रोजमर्रा की जिंदगी का, शिकार का और सांस्कृतिक उत्सवों का एक अभिन्न हिस्सा है। शहरी नजरिए से ये हथियार लग सकते हैं, पर उनके लिए ये उनके औजार हैं या सांस्कृतिक प्रतीक हैं। बिल्कुल। उन्होंने कुछ बड़े दिलचस्प और ठोस उदाहरण भी दिए थे, जैसे उरांव जनजाति का जात्रा त्योहार, जहां गांव के लोग पारंपरिक पोशाक में सज-धज कर हाथ में लाठियां लेकर सामूहिक नृत्य करते हुए जुलूस निकालते हैं। ये उनकी सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। हाँ। या फिर छोटा नागपुर का वो अनोखा त्योहार ईरा सेंद्रा या जानी शिकार, जो हर 7 या 12 साल में एक बार होता है। इसमें महिलाएं पुरुषों के वेश में पारंपरिक शिकार के औजारों, तीर, कमान, भाला वगैरह के साथ जंगल में शिकार के लिए निकलती हैं। ये उनकी शक्ति और परंपरा का प्रदर्शन है। मुंडा की चिंता ये थी कि कहीं इन गहरी सांस्कृतिक जड़ों वाली प्रथाओं को कानून व्यवस्था संभालने वाले लोग गैर कानूनी हथियार लेकर जमा होने या अशांति फैलाने की तैयारी न समझ लें। ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था। ये मौलिक अधिकार के शब्दों और जमीनी सांस्कृतिक सच्चाई के बीच एक संभावित दरार को दिखाता है। मुंडा असल में ये कह रहे थे कि कानून बनाते समय और उसे लागू करते समय सिर्फ शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि मंशा और संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देना होगा। आदिवासियों का पारंपरिक औजार लेकर चलना और किसी दंगाई का हथियार लेकर चलना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? सही बात है। ने विस्तृत जवाब में इस शस्त्र वाले पहलू पर, इस आर्म्स वाले पॉइंट पर
सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की। ये वाकई में गौर करने वाली बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर कुछ क्यों नहीं कहा? क्या इसका कोई अंदाजा लगाया जा सकता है? कोई कारण हो सकता है? हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि सीधा जवाब तो उस बहस में नहीं मिलता है। एक संभावना ये है कि डॉक्टर अंबेडकर इसे फंडामेंटल राइट के स्तर पर परिभाषित करने के बजाय शायद लॉ एंड ऑर्डर का मामला मानते थे। शायद उनका मानना था कि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वे आर्म्स एक्ट जैसे कानूनों को लागू करते समय स्थानीय रीति रिवाजों और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति सेंसिटिव रहें। इसे संविधान में लिखने से शायद और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती, लेकिन हाँ, ये चुप्पी अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये दिखाती है कि कैसे यूनिवर्सल लगने वाले कानूनी सिद्धांत जमीनी स्तर पर विविध सांस्कृतिक वास्तविकताओं से टकरा सकते हैं, और कभी-कभी संविधान उन टकरावों का सीधा समाधान देने से बचता भी है। तो ये एक तरह से जमीनी हकीकत और कानून के बीच की एक खाई का दिखाता है, जिसे शायद उस वक्त पूरी तरह से संबोधित नहीं किया गया। और ये जिम्मेदारी फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर आ गई कि वो इसे कैसे हैंडल करते हैं। हाँ, कुछ हद तक ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये उन अनसुलझे तनावों में से एक है जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में अक्सर सामने आते हैं। हर छोटी बड़ी चीज को संविधान में नहीं लिखा जा सकता है, और बहुत कुछ इंटरप्रिटेशन पर और लागू करने वालों की समझदारी पर छोड़ना पड़ता है। मुंडा जी ने इस संभावित समस्या को सामने लाकर एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। आखिर में एक बिंदु जो पहले भी आया था, लेकिन मुंडा जी ने उसे फिर से उठाया, वो था मसौदा संविधान में दी गई जनजातियों की सूची की अपूर्णता, उसकी इनकम्प्लीटनेस। उन्होंने जोर देके कहा कि ये जो लिस्ट है ये संतोषजनक नहीं है, खासकर बंगाल के विभाजन और रियासतों के विलय से जो भौगोलिक और राजनीतिक हालात बदल गए थे, उनके मद्देनजर तो बिल्कुल भी नहीं। कई नए समूह अब भारतीय प्रांतों का हिस्सा बन गए थे जिनकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। जी हाँ, और जैसा हमने पहले भी बात की, डॉक्टर अंबेडकर ने सूची में गलतियों की संभावना को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे ठीक करने के लिए राष्ट्रपति और संसद की शक्तियों का और लोकल सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के प्रावधान का उल्लेख किया था। लेकिन मुंडा जी का इस मुद्दे को बार बार उठाना ये दिखाता है कि उनके लिए ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रक्रिया का मामला नहीं था, बल्कि ये सीधे सीधे उन लाखों लोगों की पहचान और उनके अधिकारों से जुड़ा था जिनकी जिंदगी इन सूचियों पर निर्भर करने वाली थी। वो चाहते थे कि इस प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए। ये सूची की सटीकता के महत्व को रेखांकित करता है। तो अगर हम इस पूरी बहस को समेटें, तो संविधान सभा के उस एक दिन की चर्चा से आदिवासी अधिकारों, उनकी पहचान और उनके भविष्य से जुड़े कई बुनियादी और मुश्किल सवाल उभर कर सामने आए। एक तरफ थे जयपाल सिंह मुंडा, जो परिभाषाओं में क्लैरिटी चाहते थे, अधिकारों का वास्तविक और व्यवहारिक दायरा क्या हो इस पर जोर दे रहे थे, और सबसे बढ़कर जमीनी स्तर पर जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं उनके प्रति संवेदनशीलता की मांग कर रहे थे। और दूसरी तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर थे, जो एक वकील और संविधान निर्माता के तौर पर कानूनी स्पष्टता की जरूरत, प्रशासनिक व्यावहारिकता की जो सीमाएं हैं और एक नए राष्ट्र के लिए जो संवैधानिक ढांचा बन रहा था उसके तहत क्या विकल्प मौजूद है, क्या समाधान है, उनकी एक तर्कपूर्ण व्याख्या कर रहे थे। ये संवाद हमें दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता कितने जटिल और कितने संवेदनशील मुद्दों से जूझ रहे थे, और कैसे अलग अलग दृष्टिकोणों, जरूरतों और सिद्धांतों के बीच एक व्यावहारिक रास्ता निकालने की कठिन कोशिश कर रहे थे। इस पूरी चर्चा से कुछ ऐसी बुनियादी चुनौतियां सामने आती हैं जो शायद आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जैसे कि किसी समुदाय को कानूनी पहचान और सुरक्षा देने के लिए उसे कैसे परिभाषित किया जाए, कैसे क्लासिफाई किया जाए कि वो वर्गीकरण सटीक हो, कोई जरूरतमंद छूटे नहीं और कोई गलत उसमें शामिल ना हो जाए। जी। कैसे सार्वभौमिक मौलिक अधिकारों जो हर नागरिक के लिए हैं और विशेष समुदायों की विशेष जरूरतों, उनकी परंपराओं, उनकी संस्कृतियों के बीच एक न्यायपूर्ण संतुलन बनाया जाए, और जो विशेष प्रावधान कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं उनका लाभ उन समुदायों के उन सदस्यों तक कैसे पहुंचे जो अब उन क्षेत्रों से बाहर रहते हैं, देश के अन्य हिस्सों में रहते हैं और शायद मुख्यधारा में घुल मिल गए हैं या घुल मिलना चाहते हैं। ये बड़े सवाल हैं। जी, भारत में जो आदिवासी समुदाय हैं उनके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा और जमीनी हकीकत क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। हमारी ये चर्चा डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा के एक लेख पर आधारित है। उन्होंने कुछ कह सकते हैं गंभीर चिंताएं उठाई हैं। बिल्कुल।
तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस लेख के मुख्य तर्क क्या हैं, चिंताएं क्या हैं, उन्हें समझें। हाँ। खास तौर पर जो संविधान में सुरक्षा उपाय दिए गए हैं और जो आज की स्थिति है, जिसे लेख मतलब 2025 की हकीकत कह रहा है, उसके बीच एक कथित फासला है। हम उसी फासले को और उसके कारणों को, जैसा लेख बताता है, समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये फासला समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं उस संवैधानिक बुनियाद से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244(1) जी। और इससे जुड़ी 5वीं और 6ठी अनुसूची, ये आदिवासी क्षेत्रों मतलब शेड्यूल्ड एरियाज को एक विशेष दर्जा देती हैं, सुरक्षा देती हैं। हाँ, ये बुनियाद है। तो ये व्यवस्था असल में है क्या, जरा इस पर बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए अनुच्छेद 444 और ये अनुसूचियां, ये सिर्फ कोई कानूनी बातें नहीं है। अच्छा। ये असल में संवैधानिक प्रतिबद्धता है। ये आदिवासी समुदायों की जो विशिष्ट पहचान है, उनकी संस्कृति, उनकी स्वशासन की प्रणालियां, उनके संसाधन, हाँ, उन पर उनके अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें बचाने के लिए है। 5वीं अनुसूची तो उन राज्यों में लागू होती है जहां आदिवासी आबादी अच्छी खासी है। ठीक है। और 6ठी अनुसूची वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के लिए है जहां ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। पर आज हम ज्यादातर 5वीं अनुसूची पर ही फोकस करेंगे क्योंकि लेख इसी दायरे में बात करता है। और यहीं पर मुझे लगता है लेख का जो मुख्य बिंदु है वो सामने आता है। हाँ। लेख कहता है कि संविधान का जो इरादा था और आज जो जमीनी हकीकत है, उसमें एक गहरी खाई है। हाँ, एक गैप है। और इस खाई को समझाने के लिए लेख राज्यपाल की भूमिका पर खास ध्यान दिलाता है। संविधान ने उन्हें इन इलाकों में आदिवासी अधिकारों का एक तरह से संरक्षक मतलब केयरटेकर बनाया है। हाँ, और ये भूमिका छोटी मोटी नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान राज्यपाल को असाधारण शक्तियां देता है। कैसी शक्तियां? जैसे 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल चाहें तो संसद या राज्य विधानमंडल का कोई भी कानून उसे अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने से रोक सकते हैं। रोक सकते हैं? पूरा। हाँ। या फिर उसमें जरूरी बदलाव करके लागू कर सकते हैं ताकि वो आदिवासियों के हितों के खिलाफ न जाएं। सोचिए ये कितना बड़ा सुरक्षा कवच है। ये तो वाकई बहुत बड़ा अधिकार है। लेकिन लेख का दावा है कि तस्वीर कुछ और ही है। क्या कहता है लेख? लेख के अनुसार ये शक्तियां तो हैं, पर आज स्थिति चिंताजनक है। वो कहते हैं कि राज्यपाल की कथित चुप्पी के बीच खनन, बड़े बांध, फैक्ट्री, वो इन संरक्षित क्षेत्रों में भी वैसे ही लागू किए जा रहे हैं जैसे बाकी देश में। अच्छा। और इसका सीधा असर पड़ रहा है आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर, उनके पारंपरिक अधिकारों पर। हाँ, यही चिंता का मुख्य विषय है जिस पर लेख जोर दे रहा है। ये सिर्फ कानूनों के लागू होने की बात नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया की है जो इसके लिए बनी है। प्रक्रिया मतलब? देखिए, 5वीं अनुसूची का पैरा 5(1) साफ कहता है, राज्यपाल आदिवासी सलाहकार परिषद यानी टैक, टैक, उनसे सलाह करके एक पब्लिक नोटिफिकेशन मतलब सार्वजनिक सूचना जारी करके ये निर्देश दे सकते हैं कि कोई केंद्रीय या राज्य कानून अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या कुछ बदलावों के साथ होगा। ठीक है। लेख का आरोप यह है कि इस बेहद जरूरी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए वो कई मामलों में हो ही नहीं रहा है। अरे, और इसके नतीजे क्या दिख रहे हैं जमीन पर, जैसा लेख बता रहा है? क्या ये बस एक मतलब प्रोसीजरल लैप्स है? नहीं, लेख के हिसाब से परिणाम काफी गंभीर हैं। ये सिर्फ प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है, इसका सीधा असर समुदायों की जिंदगी पर पड़ रहा है। जैसे? लेख जिक्र करता है कि इसके चलते आदिवासियों की जमीनें गैर आदिवासियों या कंपनियों को जा रही हैं। लैंड एलियनेशन जिसे कहते हैं। जमीन अलगाव। हाँ, जंगल कट रहे हैं, उनकी आजीविका छिन रही है और उनकी जो खास संस्कृति है जो प्रकृति से जुड़ी है उस पर भी खतरा है। लेख इसे एक तरह से देखता है कि संवैधानिक वादा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। और बात यही नहीं रुकती, लेख एक और मतलब चौंकाने वाला दावा करता है। अच्छा, वो क्या? राज्यपाल की एक और जिम्मेदारी है हर साल राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर एक रिपोर्ट भेजना। हाँ, एनुअल रिपोर्ट। हाँ, ये रिपोर्ट एक तरह से केंद्र सरकार को जमीनी हालात बताने का ऑफिशियल तरीका है। बिल्कुल। लेख कहता है कि कई राज्यों में राज्यपालों ने ये वार्षिक रिपोर्ट कथित तौर पर कई सालों से राष्ट्रपति को भेजी ही नहीं है। क्या आप बात कर रहे हैं? अगर ये सच है जैसा लेख बता रहा है तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है। गंभीर क्यों? मतलब इसका असर क्या होता है? अरे, ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही नहीं है, ये तो संवैधानिक कर्तव्य का पालन न करना हुआ। सोचिए, अगर सेंटर तक जमीनी हकीकत की सही और नियमित जानकारी ही नहीं पहुंचेगी तो वो कैसे सुनिश्चित करेंगे कि संविधान का मकसद पूरा हो रहा है?
इससे तो पूरी मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी की जो व्यवस्था है वही कमजोर हो जाती है। सही बात है। ये रिपोर्टें ही तो आईना है, उनमें दिखना चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन कैसा चल रहा है, आदिवासियों के कल्याण के लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हाँ, रिपोर्टों की बात तो हुई, लेकिन लेख एक और संस्था पर सवाल उठाता है, आदिवासी सलाहकार परिषद, TAC। हाँ, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। इसका गठन ही इसलिए हुआ था कि राज्यपाल को सलाह दे। इसमें ज्यादातर सदस्य भी आदिवासी विधायक होते हैं। जी हाँ, 3/4 सदस्य। तो फिर टैग अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा पा रही, जैसा लेख कह रहा है? ये एक और अहम पहलू है जिसे लेख सामने लाता है। देखिए, टैग का आइडिया तो बहुत अच्छा था, एक ऐसा मंच जहां चुने हुए आदिवासी प्रतिनिधि अपने समुदाय की जरूरतें, चिंताएं, उम्मीदें रख सकें और राज्यपाल को सलाह दें कि कौन से कानून या नीतियां उनके हित में हैं या नहीं। लेकिन लेख का आरोप है कि ये महत्वपूर्ण संस्था कई राज्यों में लगभग निष्क्रिय हो चुकी है। निष्क्रिय मतलब बैठकें नहीं होती या? लेख के मुताबिक कई राज्यों में टैग की बैठकें सालों साल नहीं होती। गुजरात का उदाहरण देते हुए लेख कहता है कि वहां तो ये परिषद बस कागजों पर है। अच्छा। और जब बैठकें होती भी हैं तो आरोप ये है कि आदिवासी विधायक अपने समुदाय के हितों की आवाज उठाने के बजाय अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों के निर्देशों का पालन करते हैं। मतलब पार्टी लाइन ज्यादा जरूरी हो गई। हाँ, पार्टी लाइन समुदाय के हितों पर हावी हो जाती है, ऐसा लेख का कहना है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो टैग की ये कथित निष्क्रियता उस संवैधानिक सुरक्षा कवच को और कमजोर करती है। कैसे? क्योंकि राज्यपाल को जो सलाह मिलनी चाहिए थी जमीनी हकीकत के आधार पर, वो या तो मिल ही नहीं रही या फिर वो सलाह शायद समुदाय की जरूरतों को सही से दर्शाती नहीं है। ये तो राज्य के प्रतिनिधियों की बात हुई, लेकिन संसद में भी तो आदिवासी समुदायों के सांसद होते हैं। क्या लेख उनकी भूमिका पर भी कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल। लेख आदिवासी सांसदों और विधायकों दोनों की भूमिका पर टिप्पणी करता है। क्या कहता है? लेख का मानना है कि ये प्रतिनिधि भी अक्सर इन महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते हैं। दावा ये है कि उनके लिए अपनी पार्टी आला कमान का निर्देश या व्हिप मानना ज्यादा जरूरी हो गया है, बजाय संविधान के प्रति उनकी जिम्मेदारी के। अच्छा। और लेख ये भी साफ करता है कि ये किसी एक राजनीतिक दल की समस्या नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, लगभग सभी दलों में यही स्थिति दिखती है। मतलब कोई भी दल आदिवासियों के संवैधानिक हकों पर मजबूती से आवाज नहीं उठा रहा। ऐसा लेख का अवलोकन है कि लगातार और मजबूती से आवाज नहीं उठाई जा रही है। इसका कोई ठोस उदाहरण दिया है लेख में कि कैसे ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी जमीन पर असर डाल रही है? बिल्कुल। लेख PSA एक्ट 1996 के अधूरे कार्यान्वयन को इसका एक बड़ा उदाहरण बताता है। पैसा, हाँ, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम। जी, ये कानून बहुत क्रांतिकारी माना गया था क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अभूतपूर्व अधिकार देता है। स्वशासन का अधिकार, अपनी परंपराएं सहेजने का अधिकार, विकास योजनाओं को मंजूरी देने का, संसाधनों के प्रबंधन में भूमिका। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसे तो जमीनी लोकतंत्र मजबूत करने के लिए लाया गया था। बिल्कुल, आदिवासियों को सीधे सशक्त बनाने के लिए। तो इसमें क्या कमी रह गई? कानून तो बन गया था ना? कानून बनना एक बात है और उसका पूरी भावना के साथ लागू होना दूसरी। अच्छा। लेख कहता है कि पैसा लागू होने के इतने साल बाद भी कई राज्यों ने या तो इसके तहत जरूरी नियम ही नहीं बनाए हैं, अरे, या बनाए भी हैं तो वो मूल कानून की भावना के हिसाब से नहीं है, जिससे ग्राम सभाओं को वो अधिकार असल में मिल ही नहीं पा रहे जो पैसा देना चाहता था। तो इसकी वजह क्या है? लेख का तर्क है कि राजनीतिक दलों में इच्छा शक्ति की कमी है। वो सत्ता का विकेंद्रीकरण करके असली शक्ति ग्राम सभाओं को सौंपना नहीं चाहते। इसी वजह से पैसा का पूरा कार्यान्वयन एक लगातार लंबित मांग बनी हुई है। ये सवाल खड़ा होता है कि अगर चुने हुए प्रतिनिधि ही इन कानूनों को लागू करवाने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे तो जमीनी स्तर पर अधिकार कैसे मिलेंगे? ये तो वाकई काफी निराशाजनक तस्वीर है। हाँ, मतलब संवैधानिक सुरक्षा है पर लागू नहीं हो रही, संस्थाएं हैं पर निष्क्रिय हैं, प्रतिनिधि हैं पर चुप है। हाँ, लेख यही तस्वीर पेश करता। तो क्या लेख सिर्फ समस्याएं गिनाकर रुक जाता है या फिर कोई रास्ता, कोई समाधान भी बताता है? नहीं, लेख सिर्फ निराशा व्यक्त करके नहीं रुकता, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा समाधान और आगे की राह सुझाने पर ही है। अच्छा। हाँ, ये आदिवासी समुदायों और उनके समर्थकों के लिए एक तरह का कॉल टू एक्शन, मतलब कार्रवाई का आह्वान है। ये मानता है कि बदलाव नीचे से आना होगा, समुदाय से। किस तरह की कार्रवाई का सुझाव है? सबसे पहला और बुनियादी सुझाव है जागरूकता। जागरूकता? हाँ, लेख जोर देता है कि लोगों को अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। 5वीं अनुसूची क्या है,
पैसा में ग्राम सभा की ताकत क्या है, वन अधिकार कानून FRA क्या अधिकार देता है। सही बात है, पता होगा तभी तो मांगेंगे। बिल्कुल, जब जानेंगे तभी तो मांग कर पाएंगे। और जागरूकता के बाद अगला कदम? अगला कदम है संगठित होना और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना। लेख स्थानीय स्तर पर एकजुटता पर बहुत जोर देता है। कैसे, क्या तरीके सुझाएं? कुछ ठोस तरीके हैं, जैसे ग्राम सभाओं को सक्रिय करना। पैसा के तहत ग्राम सभा सबसे मजबूत इकाई है। लेख कहता है कि लोग ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित करें, अपनी मांगों को लेकर, किसी प्रोजेक्ट के विरोध में या अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए। अच्छा, और दूसरा, टैग की जवाबदेही मांगना। लोगों को अपनी आदिवासी सलाहकार परिषद पर दबाव बनाना चाहिए कि वो नियमित बैठकें करें, समुदाय की आवाज बने, राज्यपाल से मांग करें कि वो टैग की सलाह ले। और राज्यपाल से सीधा संवाद? हाँ बिल्कुल, समुदाय और संगठन राज्यपाल को ज्ञापन सौंप सकते हैं, उनसे लिखित में आग्रह कर सकते हैं कि वो 5वीं अनुसूची के पैरा 5 वाली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें, जरूरी अधिसूचनाएं जारी करें ताकि आदिवासी हितों की रक्षा हो। इसमें युवाओं और पढ़े लिखे वर्ग की क्या भूमिका बताई गई है? लेख युवाओं और बुद्धिजीवियों पर एक खास जिम्मेदारी डालता है। आज का जमाना सूचना का है। हाँ, सोशल मीडिया वगैरह। बिल्कुल, तो लेख कहता है कि उन्हें सोशल मीडिया, सेमिनार, वर्कशॉप और जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर समाज को इन मुद्दों पर शिक्षित करना चाहिए, संगठित करना चाहिए। तथ्यों को सामने लाना, कानून को सरल भाषा में समझाना। हाँ, और लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित करना, ये उनकी भूमिका हो सकती है। क्या कानूनी रास्ते अपनाने का भी कोई जिक्र है? हाँ, लेख जनहित याचिकाओं मतलब PIL के जरिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने का भी सुझाव देता है। अच्छा, PIL? हाँ, ये याद दिलाता है कि पहले भी ऐसे कई मामले हुए हैं जहां अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करके राज्यपालों और सरकारों को उनके संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। तो कोर्ट एक रास्ता हो सकता हाँ, है। न्यायिक सक्रियता भी एक महत्वपूर्ण रास्ता हो सकती है, ऐसा लेख का मानना है। और ये सारे सुझाव इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये कोई हवाई बातें नहीं है। अच्छा। ये मौजूदा संवैधानिक और कानूनी ढांचे के भीतर ही समाधान खोजने पर जोर देते हैं। ग्राम सभा की शक्ति पेशा में है, टैग एक संवैधानिक संस्था है, राज्यपाल की शक्तियां संविधान में हैं, PIL न्यायिक प्रणाली का हिस्सा है। लेख का संदेश है कि इन स्थापित प्रक्रियाओं और साधनों का सही तरह से प्रभावी ढंग से उपयोग करने की जरूरत है ताकि अधिकार कागज से उतरकर जमीन पर आए। और अंत में लेख एक और बहुत प्रैक्टिकल बात करता है, चुनाव की भूमिका। हाँ, सही प्रतिनिधि चुनने का महत्व। क्या कहता है इस बारे में? बिल्कुल, लेख का तर्क है कि जब तक लोग ऐसे उम्मीदवार नहीं चुनेंगे जो सच में उनके मुद्दों को समझते हों और उनके लिए लड़ने को तैयार हों, तब तक स्थिति बदलना मुश्किल है। सुझाव है कि ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दें जो पढ़े लिखे हों, जिन्हें आदिवासी समुदाय के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की गहरी समझ हो, और पार्टी से ऊपर उठकर। हाँ, सबसे जरूरी, जिनमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर संविधान के प्रति निष्ठा दिखाते हुए अपने समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का साहस और इच्छा शक्ति हो। तो एक तरह से मतदाताओं को भी जागरूक और जिम्मेदार बनने का आह्वान है। बिल्कुल, कि सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि उम्मीदवार की योग्यता और प्रतिबद्धता देखकर वोट दें। तो कुल मिलाकर डॉक्टर वसावा का ये लेख एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। एक तरफ संविधान के मजबूत सुरक्षा कवच, हाँ, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत, जहां लेख के अनुसार ये कवच या तो नजरअंदाज हो रहे हैं या अप्रभावी हैं। बिल्कुल। लेख राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कथित निष्क्रियता और चुप्पी पर तीखे सवाल उठाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये निराशा में खत्म नहीं होता, बल्कि समुदाय के भीतर से जागरूकता, संगठन और शांतिपूर्ण संघर्ष से अपने अधिकारों का दावा करने का रास्ता सुझाता है। हाँ, ये पूरी चर्चा हमें कई अहम बातें याद दिलाती हैं। पहला तो ये कि अनुच्छेद 244, 5वीं 6ठी अनुसूची, पैसा जैसे प्रावधान हमारे संविधान की आत्मा का हिस्सा हैं। हाँ, जो विविधता में एकता और कमजोर वर्गों के संरक्षण की बात करते हैं। बिल्कुल। दूसरा, जैसा लेख बार बार कहता है, सिर्फ अच्छे कानून होना काफी नहीं है, उनका प्रभावी कार्यान्वयन, उनकी निगरानी उससे भी ज्यादा जरूरी है। और तीसरा, ये उस लगातार चलने वाले तनाव को भी दिखाता है जो अक्सर विकास की बड़ी परियोजनाओं और अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के अधिकारों और जीवन शैली के बीच पैदा होता है। हाँ, संतुलन कैसे बने, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल। निश्चित रूप से ये एक विचार करने लायक विश्लेषण है जो कई सवाल खड़े करता है। इसी के साथ हम आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं।
इस स्रोत में जो चुनौतियां बताई गई हैं, संवैधानिक इरादा, प्रशासनिक कार्रवाई और आदिवासी समुदायों की जमीनी हकीकत के बीच जो खाई है, उसे पाटने के लिए किस तरह की नई बातचीत की प्रक्रियाएं या समन्वय के तरीके या शायद कुछ संस्थागत सुधारों की जरूरत हो सकती है, ताकि संवैधानिक सुरक्षा का जो असल मकसद है वो जमीन पर साकार हो सके।